नहीं, क्यों ना लिखे बेटे, मैं उससे एग्री नहीं करता। वो अभी भी A2 का पार्ट है क्योंकि मार्केट फेलियर्स में वो शामिल है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस दफा उन्होंने एएस में उसको एक्स्ट्रा ऐड किया है, लेकिन ये मतलब नहीं कि A2 से रिमूव हो गया। सो आई विल नॉट एग्री विद दैट। वो सारे मार्केट फेलियर्स फुली वैलिड है इकोनॉमिक थ्योरी के मुताबिक। क्या चीज? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि शुरू से नहीं थी, वो मैं बढ़ा दिया करता था एक्स्ट्रा। लेकिन डीमेरिट गुड्स के ऊपर एक और मार्केट फेलियर के कॉन्टेक्स्ट में आप नहीं बात करते थे ना रायान। वैसे उनका कि क्यों प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है ज्यादा या कम, वो चीज मार्केट फेलियर ही डिस्कस होता है, लेकिन मार्केट फेलियर की टर्म नहीं थी एएस में। अब इस बार एएस में मार्केट फेलियर ऐड हुआ, तो ये बात उन्होंने की है। देखो बात। जी। आर यू क्लियर ऑन दिस क्वेश्चन एसन? मेरे हिसाब से दे आर स्टिल इम्पोर्टेंट। खुबैब आप क्या कर रहे हैं बेटे? शैल आई रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग? मुझसे बात करें वरना आई हैव टू रिमूव यू बिकॉज़ इट सीम्स लाइक सम मिसक्रिएंट इज देयर। जी। जी, एनी क्वेश्चंस बेटे दैट वी नीड टू वर्क ऑन, या फिर मैं अपनी रूटीन में करवाऊं? पॉलिसीज दोबारा करवा दूं? फिस्कल मॉनेटरी। देखो, मैंने आपको इसके अंदर ऑलमोस्ट वेरियस एंगल के क्वेश्चंस जो पॉसिबल हैं वो भेजे हुए हैं। तो लेट्स जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस, और जिसमें आपको लगे कि भाई अभी भी रीट्रेशन की जरूरत है तो उसको हम कर लेते हैं। ये देखो, अब ये प्लीज डिमांड फॉर मनी वाला इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन वाला जरूर कर लीजिएगा, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको ना छोड़िएगा, बहुत आसान है। राइट, जैसे अब पॉलिसी। हाँ, बिल्कुल है बेटे, क्यों नहीं है? इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस, ठीक है ना, मतलब आसान है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको ना छोड़ें। अब देखें, ये आपका आ गया मॉनेटरी पॉलिसी का। इसका मैंने बहुत लंबा आंसर इसलिए दिया था कि सारी पॉलिसीज आपकी रिवाइज हो जाए। डिस्कस इफ मॉनेटरी पॉलिसी अलोन is sufficient for a government to achieve its macroeconomic aims simultaneously। तो रायान, इसके अंदर हमने पहले एक पैराग्राफ एम्स पे दिया, फिर कैसे मॉनेटरी पॉलिसी कौन कौन से एम्स अचीव करती है एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी में, और कौन से मिस कर जाती है। इस यहाँ पे मल्टीप्लायर का ग्राफ मुझसे मिस हो गया था, वो बना दीजिएगा। और फिर उसके बाद फिस्कल पॉलिसी, उसको ज़रा कम डिटेल में, मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे किया हुआ है, तो उसको ज़रा कम डिटेल में। और फिर सप्लाई साइड पॉलिसीज़ भी कम डिटेल में। तो एंड पे कंक्लूजन यही है कि मॉनेटरी पॉलिसी सारे एम्स हासिल नहीं कर सकती एट द सेम टाइम। उनकी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम दूसरी पॉलिसीज़ को साथ साथ यूज़ करते हैं। अब लिमिटेशंस में कौन सी इंपॉर्टेंट है आपकी फिस्कल पॉलिसी के अंदर? खुबैब अकरम बेटे, पहले मुझसे बात करें, आपने लास्ट टाइम भी अजीब से साउंड डाले थे। हाँ ठीक है, चले लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले आप इसमें जो है माइंड में रखिएगा कि भाई हर पॉलिसी के मैंने कैसे वर्क करती है, उसके साथ कौन कौन से ग्राफ सूटेबल हैं, और यानी एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एग्रीगेट डिमांड का बाहर शिफ्ट कर देना, मल्टीप्लायर का ग्राफ बना देना, बिल्कुल इन लाइन आ रहा है पूरा उसको एक्सप्लेन करके। फिर उसकी लिमिटेशंस, और लिमिटेशंस में इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? मॉनेटरी पॉलिसी में लिक्विडिटी ट्रैप इंपॉर्टेंट है, ये वाला। केन्स ने खुद कहा था कि भाई अगर मनी सप्लाई बढ़े तो एक सिचुएशन ऐसी जिसमें इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, डिमांड कर्व फॉर मनी नीचे से परफेक्टली इलास्टिक हो चुका है, बॉन्ड्स की प्राइस बहुत ज़्यादा है और उनका इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपने पास कैश रखेंगे, इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा, इकोनॉमी पे एक्सपेंशनरी इफेक्ट नहीं आएगा। सो मॉनेटरी पॉलिसी में लिक्विडिटी ट्रैप का इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन। इसके अलावा इसके अंदर फ्यूचर कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट इन इलास्टिक डिमांड फॉर लोन्स, कि अगर इंटरेस्ट रेट कम भी किया था, लोगों को फ्यूचर कॉन्फिडेंस नहीं है, डिमांड फॉर लोन्स इज इन इलास्टिक, तो एक्सपेंशनरी इफेक्ट नहीं आएगा। एंड वाइस वर्सा, देखिए भाई अगर लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी लो तो भी लोग
लोन लेने से बाज नहीं आएंगे और फर्म्स भी एक्सपेंशन करेंगी इवन विद अ हायर इंटरेस्ट रेट। तो इसकी इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी। जी मेरा बेटा। सॉरी। देखो, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी की मनी सप्लाई जब भी बढ़ेगी एक एक्सपेंशन आएगी, क्योंकि उसके रिजल्ट में इनडायरेक्ट एमटीएम के मुताबिक इंटरेस्ट रेट गिरेगा। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, मनी सप्लाई बढ़ी, देखो राइट से लेफ्ट मैं दिखा दूं दोबारा, MS0 से MS1 पे, क्योंकि लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व नीचे से परफेक्टली इलास्टिक हो चुका है, इंटरेस्ट रेट पे कोई असर नहीं आया, कोई एक्सपेंशन नहीं आई उसके रिजल्ट में। फॉलो कर रहे हो? ये लिमिटेशन बन रही है मॉनेटरी पॉलिसी की। जी बेटे। कंक्लूजन आप ये दे सकते हैं, इवैल्यूएशन तो इनकी लिमिटेशंस हो गई ना बेटे। कंक्लूजन वाली जो statement है वो आप दे सकते हैं, इट्स वन ऑफ द कंक्लूजंस। ठीक है। शॉर्ट रन लॉन्ग रन भी दे सकते हो कि शॉर्ट रन में डिमांड साइड पॉलिसीज ज़्यादा जल्दी रिजल्ट आती हैं और लॉन्ग रन में सप्लाई साइड ज़्यादा जल्दी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आती हैं। शॉर्ट रन में चंद एम्स हासिल करने के लिए डिमांड साइड पॉलिसी सूटेबल है और लॉन्ग रन में सारे एम्स हासिल करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई साइड पॉलिसी साइड बाय साइड सूटेबल है। तो ये जिस भी एंगल पे लिखेंगे आप, अच्छा कंक्लूजन आपका ये तीनों बातों में बन सकता है। जी। तो ये समझ आ गया इसमें लिक्विडिटी ट्रैप, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं और फिस्कल के अंदर लेफर कर्व, क्राउडिंग आउट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताएं लेफर कर्व और क्राउडिंग आउट समझा दूं अगर किसी को नहीं आती। जी, मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको बता ही देता हूँ। इसके अंदर तो शायद नहीं है, ये ज़्यादा मॉनेटरी के ऊपर था। मैं नीचे एक और क्वेश्चन निकाल के लेफर कर्व और वो सामने रख के आपको करवा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय ट्रांजिशन मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड कंसिडर व्हाई इट मे नॉट वर्क इन प्रैक्टिस। इसके अंदर ट्रांसमिशन मैकेनिज्म को आप बताएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का कोई भी टूल चेंज किया जाए, इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई वगैरह, तो दो इसमें है। एक तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है कि भाई जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट में इंजेक्शन आएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और वो अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो बेहतर हो जाएंगे, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट और इन्फ्लेशन आ जाएगी, वो दो हिसाब से निकल जाएंगे। इनडायरेक्ट मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म में केन्स ने कहा था कि मनी सप्लाई पहले इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करती है और इंटरेस्ट रेट चेंजेस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, रिटर्न ऑन सेविंग के थ्रू फिर इकोनॉमी पे इफेक्ट करते हैं। ये इनडायरेक्ट मैकेनिज्म है। तो इसके अंदर भी देखो, मनी सप्लाई बढ़ी, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, जिसके रिजल्ट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वगैरह कम होने से, करेंसी डेप्रिशिएट होने से, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट में इंजेक्शन आ रहा है, ये सारा कुछ ना। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें भी देखो वही लिक्विडिटी ट्रैप, वही लिमिटेशंस। अब देखो, ये केंद्रीयन पॉलिसीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल नॉट वर्क बिकॉज दे विल कॉन्फ्लिक्ट विद द अटेनमेंट ऑफ अदर की मैक्रो इकोनॉमिक एम्स। ये चार पांच क्वेश्चन आप कर लो, आपके हर एंगल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। मोस्ट ऑफ यू आई एम श्योर हैव ऑलरेडी डन दैट एज वेल। सब में मैं मल्टीप्लायर का ग्राफ मिक्स कर गया हूँ, आप उसको जरूर करें। ये है जी लेफर का। लेफर एक एडवाइजर था रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेंट का। उसने कहा था कि अगर आप हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, जो हाईएस्ट इनकम पे मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स है, उसको कम कर दें तो टैक्स रेवेन्यू हमारा बढ़ जाएगा। जैसे देखो 50% टैक्स रेट था, टैक्स रेवेन्यू कम था, 40 हमने किया, लेफर कर्व के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये एक लिमिटेशन बन रही है फिस्कल पॉलिसी की, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी तो कहती है कि जब हम टैक्स कम करेंगे टैक्स रेवेन्यू कम होगा। इसमें टैक्स कम करने से रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्राउडिंग आउट क्या है जी? क्राउडिंग आउट यहाँ पे कहीं होनी चाहिए। या इफ गवर्नमेंट इंक्रीजेस स्पेंडिंग, ये by borrowing, they compete with everybody in the economy who wants to borrow the limited funds available. As a result of this, real interest rate rises, क्योंकि डिमांड लोन्स की बढ़ रही है तो बैंक्स इंटरेस्ट का रेट बढ़ा देंगे, which causes a fall in private investment. मसलन गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई फिस्कल पॉलिसी में विद द एम के इकोनॉमी में एक्सपेंशन लाएंगे। स्पेंडिंग के लिए उन्होंने लोन लिए हमारे ही कमर्शियल बैंक से, तो गवर्नमेंट के आने की वजह से लोन्स की डिमांड बढ़ी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, विच इज प्राइस ऑफ मनी। एज अ रिजल्ट कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट आना शुरू हो गया, एक्सपेंशनरी इफेक्ट नहीं आया। क्राउडिंग आउट समझ आ गया? इसमें और भी बात आ सकती है कि
जी, लोन्स की डिमांड बढ़ने से इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट आ गया रादर देन एक्सपेंशनरी। या कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आया, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी थी उसका रिजल्ट नहीं आएगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इंजेक्शन आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन का इंजेक्शन विड्रॉल में बदल जाएगा। समझ आ गई बात? अगर कहते हो तो बेटे ये क्वेश्चन मैं आपको अभी करा देता हूँ, अगर आप लोग खुद करना चाहते हो, नथिंग लाइक इट। एनीबडी एल्स जी? अब एक और क्वेश्चन देखिए, अब इसमें उसने, अब यहाँ पे आपकी स्मार्टनेस आएगी। बच्चे इसमें ना सारी पॉलिसीज लिख देते हैं, जरा बुरा सा आंसर बना देते हैं, बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। उसने साफ साफ दो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स बताए हैं। इन जनवरी 2018 टैक्स रिडक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड इन द यूएस। अब ये कौन सी पॉलिसी है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेस का कम होना। और फिर उन्होंने कहा एंड द फेडरल रिजर्व बैंक, यूएस सेंट्रल बैंक, अनाउंस्ड इट वुड रेज इंटरेस्ट रेट्स लेटर दिस ईयर। अब ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो इन दोनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये सारा इसका आंसर बड़ी डिटेल में। सो मेक श्योर कि आप पॉलिसी और क्वेश्चन के मुताबिक आंसर करें, जनरल सा आंसर ना लिख दीजिएगा। सेम लिमिटेशन जी, अब ये आप 4-5 क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, आपको ये पॉलिसीज छप जाएंगी आपके माइंड में, सारी लिमिटेशंस इंशाल्लाह ताला, फिर मसला नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आपके इसमें आया था मार्च 23 में, और ये मेरे ख्याल में नए टॉपिक पे, तो उसको थोड़ा सा अच्छी तरह देख लेते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे कहा है कि इस पर प्रॉब्लम आ रही है, ऑल्दो हमने ये बहुत डिटेल में क्लास में किया था जब हमने मार्च 23 स्पेसिमेन पेपर किया था, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ भी बता देता हूँ। Devaluation of a country's currency will reduce a persistent balance of payment deficit on its current account in goods and services in short run, but will inevitably lead to high levels of inflation in long run. Evaluate this statement. तो थ्रू आउट हमने इस स्टेटमेंट पे रहना है, हमने इससे हट के बात नहीं करनी। सबसे पहले की टर्म्स हैं डीवैल्यूएशन, जब गवर्नमेंट जानबूझ के अपनी करेंसी को बिलो इंटरनेशनल मार्केट रेट नीचे फिक्स करती है थ्रू यूज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे, वो हॉट मनी वगैरह कम आएगी, करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी, इस तरह करके करते हैं। फिर दूसरा की टर्म है persistent current account deficit. It means the inflows from trade in goods and services, exports, is less than outflows for imports of goods and services for a long period. Inflation refers to a constant rise in the general price level of goods and services over a period. अब ये हमारी की डेफिनेट टर्म्स हो गई। सबसे पहले तसल्ली से देखते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। डीवैल्यूएशन हुई, एक्सपोर्ट्स हो जाएंगी सस्ती, इंपोर्ट्स हो जाएंगी महंगी। एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, इंपोर्ट्स की डिमांड कम होगी। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होगा कम? डिपेंड करता है पीडी के ऊपर। शॉर्ट रन में आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की वजह से जेकब इफेक्ट के मुताबिक एक बार आपका डेफिसिट बढ़ता है, सस्ती एक्सपोर्ट्स होने के बावजूद प्रोपोर्शनेटली उनकी डिमांड कम बढ़ती है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम होता है। महंगी इंपोर्ट से हम स्विच नहीं कर पाते दूर, कम डिमांड गिरती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, तो उसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो शॉर्ट रन में डेफिसिट बढ़ता है। जबकि इसने कहा था डेफिसिट कम होता है, तो हमने इस स्टेटमेंट को यहाँ पे चैलेंज किया कि नहीं जी, अगर इनइलास्टिक डिमांड है, कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, तो शॉर्ट रन में ये डेफिसिट जो है बढ़ेगा। किसी को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो, प्लीज आखिरी दिन है, डोंट बी शाय, लर्न इट। आई एम टेकिंग इट ऑन द फेस वैल्यू कि आप सबको समझ आ गया है। अब साथ ही करते हैं इन्फ्लेशन पे इफेक्ट। खैर उसकी लॉन्ग रन की बात करें इन्फ्लेशन की, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट रन की भी बात कर लेते हैं। जब डेफिसिट जो है शॉर्ट रन में बढ़ेगा, यानी x माइनस एम कम होगा, तो एग्रीगेट डिमांड गिरेगी और शॉर्ट रन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। लेकिन डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स महंगी हो जाएंगी, तो जो डोमेस्टिक फर्म्स इंपोर्ट कर रही थी रॉ मटेरियल्स, उसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगी। समझ आ गया मेरे बच्चों, या कोई कंफ्यूजन अभी तक? अब हम बात करते हैं लॉन्ग रन की। जब हमारी डीवैल्यूएशन के रिजल्ट में लॉन्ग रन में पीडी इलास्टिक हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की मिल मिला के ग्रेटर देन 1, यानी मार्शल लर्नर कंडीशन मीट हो जाएगी। यहाँ पे जे का बना दें, बहुत इफेक्टिव आंसर हो जाएगा। ठीक है, मार्शल लर्नर कंडीशन मीट हो जाएगी,
तो उस सूरत में आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम होना शुरू होगा और वो सरप्लस में भी जा सकता है। उस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट कम होने से आपकी इन्फ्लेशन डिमांड पुल भी आ जाएगी बिकॉज ऑफ एक्स माइनस एम का इंजेक्शन। साथ डिवैल्यूएटेड करेंसी की वजह से इंपोर्टेड रॉ मटेरियल अभी भी महंगे हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी आएगी। तो ये स्टेटमेंट के लॉन्ग रन में इनेविटेबली इन्फ्लेशन आएगी इज क्वाइट करेक्ट। अलबत्ता लॉन्ग रन में हमारा डेफिसिट सरप्लस में जाएगा, शॉर्ट रन में नहीं होगा ऐसा। तो पार्शली करेक्ट हुई स्टेटमेंट। अब इसकी साथ में इवैल्यूएटिव पॉइंट्स लिमिटेशंस लेते हैं। लॉन्ग रन में भी इस चीज पे डिपेंड करेगा कि हमारी लोकल फर्म्स के पास स्पेयर कैपेसिटी कितनी थी, उनके पास पीईएस कैसी थी। मतलब जब लॉन्ग रन में डिवैल्यूएशन की वजह से एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो क्या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स के पास स्पेयर कैपेसिटी है, इस डिमांड को मीट कर सकते हैं। इंपोर्ट्स की डिमांड गिरेगी महंगी होने की वजह से, तो क्या लोकल फर्म्स डिमांड मीट कर सकेंगे जो इंपोर्ट से स्विच होकर लोग लोकल फर्म की तरफ आ रहे हैं। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि पीईएस कैसी है हमारी फर्म्स की। अगर वो इनइलास्टिक है तो ये इफेक्ट नहीं आएगा जो स्टेटमेंट में आ रहा है कि भाई लॉन्ग रन में हमारा इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ज्यादा होगा। ये बात गलत हो गई। उसके बाद जी ऑफसेटिंग फैक्टर्स पकड़े। फर्ज किया हमारी करेंसी डीवैल्यू हुई थी, हो सकता है दूसरे कंट्रीज ने उससे ज्यादा डीवैल्यू कर दी हो, उसमें भी फिर करंट अकाउंट जो है हमारा लॉन्ग रन में सरप्लस में नहीं जाएगा क्योंकि हमारी चीजें बाहर वालों को सस्ती नहीं लगेंगी और बाहर वालों की चीजें हमें स्टिल सस्ती लगेंगी बिकॉज ऑफ ज्यादा डिवैल्यूएशन है। प्रोटेक्शनिज्म को यूज करें, अगर दूसरे कंट्रीज हमारे खिलाफ ट्रेड बैरियर्स वगैरह लगा रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारी डीवैल्यूएशन के बावजूद हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी लॉन्ग रन में और इंपोर्ट्स कम होंगी। बिकॉज हो सकता है कि टैरिफ कोटास वगैरह की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स और महंगी हो जाए। ये है इसकी मार्क स्कीम, जरा तसल्ली से देखो। सबसे पहले डीवैल्यूएशन क्या है जी, गवर्नमेंट ट्राइंग टू फिक्स द एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एट अ न्यू लोअर लेवल बिलो द मार्केट रेट। परसिस्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्या है, जब करंट अकाउंट्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनफ्लोज कम है आउटफ्लोज ज्यादा है और गवर्नमेंट को अपने रिजर्व से इसको फाइनेंस करना पड़ रहा है या फिर दूसरे अकाउंट से उसको बराबर करना पड़ रहा है फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट से। अब जी in this situation the difference between short run and long run will be determined by the time taken to reduce the deficit and will also be measured by the final impact on the general price level, that is the rate of inflation. Devaluation domestic currency की immediately exports को सस्ता करेगी, चौथा बुलेट पॉइंट। imports महंगी हो जाएंगी। On this basis it is assumed more exports will be sold and fewer goods will be imported. This would then help to reduce balance of payment deficit. To some extent, the ability of domestic suppliers to reduce a country's current account balance deficit in short run will depend on how domestic suppliers respond to opportunities to sell more exports at a lower price. यानी उनकी PES पे डिपेंड करेगा। We can measure this response by calculating PES of domestic producers. Devaluation might not solve the problem of balance of payment deficit in goods and services in short run because domestic supply might be inelastic. साथ में further analysis of devaluation of general price level could be provided. Analysis might consider the proportion of imports accounted for by raw materials. रॉ मटेरियल्स तो आपने मंगवाने ही मंगवाने हैं, उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी। इवैल्यूएशन में जो बातें मैं पहले कर चुका था, इन द लॉन्ग रन इट्स नेसेसरी टू प्रोवाइड बोथ पीईडी ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स and price elasticity demand for export. Sorry, the Marshall-Lerner condition states that sum of two elasticities must be greater than one to achieve a successful outcome. मैंने साथ साथ इवैल्यूएशन कर दी थी। While the long run impact on current account is dependent upon respective export-import PED, it is also important to recognize if raw materials such as oil constitute a significant proportion of value of imports, then PED for imports is likely to be low. अगर आपने ऑयल मंगवाना ही मंगवाना है, चाहे लॉन्ग रन भी हो जाए, आप ऑयल मंगवाएंगे, उसकी डिमांड इनइलास्टिक ही रहेगी, तो इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर जो है वो सस्ते होने के बावजूद हम बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जा सकेंगे, महंगे होने के बावजूद उससे स्विच अवे नहीं कर सकेंगे। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जरूरी नहीं रिमूव हो। लॉन्ग रन इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी। क्या हम फुल एम्प्लॉयमेंट के पास थे या पीछे थे? अगर फुल एम्प्लॉयमेंट के पास थे तो डेफिनेटली एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन आएगी। राइट जी। इसी तरह उसके बाद क्या है जी, इट कुड बी आल्सो नोटेड that a government which chooses to use a policy of devaluation is perhaps prioritizing the need to correct a balance of payment disequilibrium at the possible expense of other macroeconomic aims such as inflation. ठीक है। लास्ट उसने कंक्लूजन दिया, based on the evidence analysis provided it is not clear
whether the devaluation of the currency will solve a persistent current account deficit in either short run or long run. Similarly, the impact on general price level will depend on a number of variables which are difficult to predict or measure accurately. इसने ये एंगल लिया, मैंने एंगल लिया कि लॉन्ग रन में डेफिसिट कम हो जाएगा इकोनॉमिक थ्योरी के मुताबिक, लेकिन इन्फ्लेशन आ जाएगी. बट अगेन मेनी वेरिएबल्स, जैसे मैंने कहा, दूसरे कंट्रीज ने अपनी करेंसी शायद डी वैल्यू कर दी, उधर इन्फ्लेशन रेट गिर गए, या उन्होंने प्रोटेक्शन यूज की, तो तब जरूरी नहीं है ऐसा हो. समझ आ गया बेटे? इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह कीजिएगा. इट रिवाइजेज योर चैप्टर यूनिट 5 balance of payment and exchange rate quite well. Any questions, Ji? Okay, let's now go on to another one. ये देखो, ये आप लोगों को असल मसला आ रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट का ये जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह मसला आता है, तो why don't we just go through this question? Some economists argue that government intervention is the best way to reduce natural rate of unemployment, while others suggest that it would be better to allow market forces to reduce this type of unemployment. Compare both approaches and assess which one is likely to be more effective. नाउ इन माय ओपिनियन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको या बच्चे सही तरह समझते नहीं है या बहुत एफर्ट इसमें नहीं डालते, तो इसका आंसर हमेशा उनको तंग करेगा. तो लेट्स जस्ट लर्न इट टुगेदर और अच्छी तरह इसको कर लेते हैं. एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखें. वो कह रहे हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का बेस्ट तरीका क्या है? गवर्नमेंट की इंटरवेंशन. दूसरे कहते हैं नहीं जी, फ्री मार्केट पे छोड़ दो, डिमांड सप्लाई पे खुद ही ये ठीक हो जाएगी. दोनों अप्रोचेस को कंपेयर करो और असेस करके मुझे फाइनल रिजल्ट बताओ कि कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है. 20 मार्क्स. जैसे ये 12 का था, लेकिन अब ये 20 का आएगा. तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पहले है क्या, इसको जरा समझते हैं. कई बच्चों के कॉन्सेप्ट गड़बड़ कर रहे हैं. When labor market is in equilibrium, aggregate demand for labor is equal to aggregate supply of labor. या न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक, it's the rate at an economy will get back to in the long run and there will be a constant rate of inflation. ठीक है, मतलब कि जो हमारा पीपीसी का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से थोड़ा सा पहले का पॉइंट है, ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है. तो इसको नायरू भी बोलते हैं, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ नेचुरली अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100. सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 3% के करीब होता है. ये क्या होता है कि बज़ाहिर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, एग्रीगेट डिमांड फॉर लेबर एंड एग्रीगेट सप्लाई, पूरे मुल्क में लेबर की डिमांड और सप्लाई बराबर हैं, लेकिन थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, बेसिकली ये वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो जस्ट पीपीसी से पहले हम होते हैं और लॉन्ग रन में कुदरती इकोनॉमी वापस इस पे आ रही होती है. इसको नायरू भी बोलते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन इसमें नहीं बढ़ रही होती, थोड़ी सी स्पेयर कैपेसिटी बाकी होती है. रीजन फॉर दिस क्या है जी? देखो, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर, वेज रेट आप खाली लिख दो, बेशक रियल ना लिखो. नंबर ऑफ वर्कर्स, लेबर मार्केट वाला ग्राफ है. एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर पूरी मुल्क की है बस, और एग्रीगेट डिमांड फॉर लेबर का इक्विलिब्रियम ई पे था, वेज वाज डब्ल्यू, और नंबर ऑफ वर्कर्स हायर्ड वर वाई. लेकिन एग्रीगेट लेबर फोर्स वो थोड़ी सी उससे आगे है. ये एग्रीगेट लेबर फोर्स क्या होती है? ये वो सारे हैं जो लेबर फोर्स का हिस्सा हैं लेकिन अपने आप को भी सप्लाई नहीं कर रहे. इसमें फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड शामिल हैं जो हायर वेज पे जाना चाह रहे हैं काम करने के. इस वेज पे करंटली जॉब ऑफर हो रही है लेकिन नहीं ले रहे, या अभी अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं और जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी लेबर फोर्स ज्वाइन करेंगे, या किसी और इलाके में है, अभी तक ज्योग्राफिकली मोबाइल होने की वजह से जॉब नहीं ले पा रहे. तो एग्रीगेट लेबर फोर्स हमेशा एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर से थोड़ी आगे होगी. तो वाई टू जी वाला पॉइंट, इक्विलिब्रियम होने के बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट है, ये नेचुरली अनएम्प्लॉयड है. एक जॉब छोड़ के हायर वेज की तलाश में बेहतर जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर जॉब अवेलेबल है अब दूसरे इलाके में है, या अभी तक ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई, जॉब नहीं ली. तो ये सारे नेचुरली अनएम्प्लॉयड हर वक्त रहते हैं इकोनॉमी में. इसको अब कम कैसे किया जाए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लो. अब फिगर ऑफ एनआरयू और इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट शोज व्हाई नंबर ऑफ वर्कर्स आर बीइंग एम्प्लॉयड एंड व्हाई जी आर अनएम्प्लॉयड. These workers are experiencing voluntary unemployment due to frictional unemployment, मसलन सर्च अनएम्प्लॉयमेंट, बेहतर जॉब की तलाश में है. तो प्रॉब्लम यहाँ पे सप्लाई साइड का है, वर्कर्स अपने आप को सप्लाई नहीं कर रहे करंट वेज रेट पे. ऊपर जाके ये एग्रीगेट लेबर फोर्स कर्व क्लोजर हो रहा है एएलएस के, क्योंकि जब वेज बढ़ेगी
उनमें से काफ़ी सारे लोग अपने आप को सप्लाई करना शुरू हो जाएंगे, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। अब गवर्नमेंट कैसे इसको ठीक, अभी ये समझ आ गया बेटे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? अगर नहीं तो मैं फिर, चले, वेरी गुड। अब करते हैं जी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट कैसे इसको ठीक करे। गवर्नमेंट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर सकती है डायरेक्टली एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट, सच एज जॉब क्रिएशन इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट जॉब फेयर्स वगैरह लगवाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करे, फर्म्स को सब्सिडीज दे के वो हायर करें, इंफॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ाए ताकि सर्च अनएम्प्लॉयड जॉब ढूंढ लें। मार्केट फोर्सेस रेफर्स टू इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर इन द मार्केट विच डिटरमिन्स द वेज रेट एंड लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करे टू रिड्यूस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? वो फॉलोइंग पॉलिसीज कर सकते हैं। नंबर वन, दे कैन वाइडन द गैप बिटवीन लो पे एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। लोग पॉवर्टी ट्रैप से बाहर निकल आएंगे। आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को कम कर दो और बेसिक रेट ऑफ इनकम टैक्स को, यानी सबसे पहले जो लोअर रेट ऑफ इनकम पे होता है, लोअर इनकम लेवल्स पे पहले लाख पे, वो इनकम टैक्स रेट कम कर दो। अब घर बैठे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कम आ रहे हैं और इनकम टैक्स लोअर इनकम पे कम हो गया, तो वर्कर्स को जॉब करने का इंसेंटिव आएगा, पॉवर्टी ट्रैप कम होगा, वो घरों को छोड़ के जॉब्स ढूंढेंगे। पहले वाला समझ आ गया? ओके। दूसरा है जी गवर्नमेंट कैन इंप्रूव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखो, ज़्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स होगी तो वो जॉब की तलाश ज़्यादा आसानी से हो जाएगी, उनकी स्किल्स के साथ जॉब्स मैच आसानी से हो जाएंगे। इससे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी जो कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का हिस्सा थी। ट्रेनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयड से उनका हिस्टेरिसिस का प्रॉब्लम दूर होता है। हिस्टेरिसिस क्या है? कुछ अर्सा वर्कर अनएम्प्लॉयड रहे, उसको अपना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, वर्क एथिक्स लूज हो जाती हैं, गुड हैबिट्स सुबह उठ के काम पे जाने की लूज हो जाती हैं। तमाम सालों में जब भी छुट्टियां गर्मियों की खत्म हुई हैं, पहला हफ्ता मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, मैं हिस्टेरिसिस में आ जाता हूँ, यार 2 महीने 1.5 महीना अच्छा खासा रिलैक्स था, अब वापस जॉब पे जाना पड़ रहा है। तो क्योंकि ट्रेनिंग आप उनको करवा रहे हो, वो हिस्टेरिसिस में नहीं होंगे कि नई टेक्नोलॉजी मुझे समझ नहीं आ रही, रोज सुबह उठ के जॉब पे जाना है, वो वाला मसला उनको नहीं आएगा और वो इमीडिएटली जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी वर्क हैबिट लॉस नहीं हुई होगी। थर्डली जी, पहले हमने इनकम गैप जो है, पे गैप, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और पे गैप में, इसमें पे में इजाफा किया, गैप का इजाफा किया, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कम किए और टैक्सेस लो इनकम पे कम कर दिए ताकि लोग फॉरेन जॉब ज्वाइन कर लें, पॉवर्टी ट्रैप से निकल आए। फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दी ताकि उनके स्किल सेट को जल्दी से मैच हो जाएं जॉब्स, और जो अपने आप को सप्लाई नहीं कर रहे वो जल्दी से कर लें। हिस्टेरिसिस का प्रॉब्लम भी खत्म हो गया, साल 2 साल से अनएम्प्लॉयड थे, कॉन्फिडेंस लूज कर चुके थे, वर्क हैबिट्स लूज कर चुके थे, अब ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू उनका सारा वो कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ, वर्क हैबिट्स बेहतर हुई, उन्होंने जॉब ज्वाइन की। लेबर मोबिलिटी बढ़ा दो, ऑक्यूपेशनल जियोग्राफिकल, ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग से होती है, और जियोग्राफिकल आप पूरे मुल्क में रेंटल रेट सिमिलर कर दें, स्कूलिंग के रेट सिमिलर कर दें, तो लोग आसानी से एक इलाके से दूसरे इलाके में जा सकते हैं। मार्केट फोर्सेस क्या कर सकते हैं? मार्केट फोर्सेस जो है ज़्यादा अच्छा काम करे, अगर हम मिनिमम वेज लॉ हटा दें, ठीक है, उससे क्या होगा, फर्म्स की कॉस्ट कम होगी, वो ज़्यादा वर्कर्स को हायर करेंगे। दूसरे नंबर पे ट्रेड यूनियन की पावर कम करें। ट्रेड यूनियन की पावर कम होने से और नेशनल मिनिमम वेज हटने से जो ट्रेड यूनियंस हैं वो स्ट्राइक्स वगैरह नहीं करेंगी, उनकी पावर कम हो चुकी होगी लेबर को अपना मेंबर बनाने में। एज अ रिजल्ट लेबर ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी, स्ट्राइक्स वगैरह कम होने से इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन एंड सप्लाई होगी लेबर की। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी बाय फर्म्स, फर्म्स थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, easy working hours, job from homes, पार्ट टाइम जॉब, ताकि सिंगल पेरेंट्स या बिटवीन जॉब जो लोग हैं वो आसानी से ज्वाइन कर लें। वेज रेट बढ़ाएं ताकि उसके रिजल्ट में भी लोग ज़्यादा ज्वाइन करें। आउटरीच प्रोग्राम्स करें फर्म्स, जैसे आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ में आप नोट करेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में फर्म्स आके आपको लास्ट ईयर में ही इंटर्नशिप ऑफर कर देती हैं। जॉब फेयर्स हों, आउटरीच प्रोग्राम्स हों, इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो वर्कर्स इन ट्रेनिंग को ज्वाइन करेंगे, अपनी एजुकेशन को अपडेट करेंगे और एज अ रिजल्ट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। बेटे समझ आ रहे हैं? ये मुश्किल लग रहा है? लॉट ऑफ रिविजन इसमें रिक्वायर्ड, बाकी इतना मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। Evaluation जी, proponents of government intervention argue that it can help to reduce natural rate of unemployment by increasing demand for labor, thereby reducing unemployment. They also agree
argue that market forces can be slow to respond to changes in labor market and that government intervention can help to speed up the adjustment process. On the other hand, proponents of relying on market forces argue that government intervention के side effects होते हैं, such as distorting the labor market and creating disincentive for firms to hire workers. Minimum wage law लगा दिया, firms की cost ही बढ़ गई. They also argue that government intervention can be slow and bureaucratic. वो पूरा time lags, meetings होती हैं तब जाके वो policies implement होती हैं, ठीक है, and that relying on market forces can be quicker. In conclusion, both approaches have strengths and weaknesses. The effectiveness of each approach will depend on specific circumstances of each economy and the particular policies and programs that are implemented. Balanced approach is गवर्नमेंट को भी साथ साथ रखो और प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करो. इससे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होने का कम होने का चांस बहुत ज्यादा है. जी मेरे बच्चों, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? यस बेटे. इवैल्यूएशन वाला देखो बेटे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के जो हक में वो कहते हैं गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बेहतर है क्योंकि इससे डिमांड फॉर लेबर बढ़ती है. क्यों? गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है फर्म्स को, ज़्यादा वर्कर्स को हायर करते हैं. गवर्नमेंट ट्रेन करती है वर्कर्स को, उस उनकी डिमांड बढ़ती है. जबकि वो कहते हैं कि मार्केट फोर्सेस फर्म्स तब तक ट्रेनिंग नहीं देंगी जब तक उनका प्रॉफिट उनको नजर नहीं आ रहा. रिसेशन के हालात में वो ट्रेनिंग नहीं देंगी. तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन बेहतर है, क्विक एडजस्टमेंट करता है, ठीक है. और जो उसके ओपोनेंट्स हैं वो कहते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन के साइड इफेक्ट्स हैं. मतलब आप बैठे बैठे मिनिमम वेज लॉ लगा देते हो, फर्म्स की कॉस्ट बढ़ जाती है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, डिसइंसेंटिव हो जाता है फर्म्स के लिए वर्कर्स को हायर करना. वो ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत स्लो हैं, ऑफिस से फाइल निकलते निकलते ही लेबर मार्केट तक पहुंचते हुए पॉलिसीज को काफ़ी टाइम लग जाता है. तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए. बस दोनों के व्यू पॉइंट्स हैं. एक बार मैं आपको सिर्फ मोटे मोटे पॉइंट्स, इसलिए मैंने ये बोल्ड में किए ताकि आप लोगों को लिखना आसान हो जाए. पहले तो एनआरयू को प्रॉपर बताओगे, ठीक है, उसका ग्राफ बनाओगे, एक बार देख लो. एडीएल एएसएल यानी एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर को बराबर करके वेज और वाई नंबर ऑफ वर्कर्स हायर हो गए. एएलएफ कर्व को थोड़ा सा बाहर लगाइएगा और उसको क्लोज करते जाइएगा एएसएल से, क्योंकि हायर वेज पे ज़्यादा वर्कर अपने आप को सप्लाई करते हैं. जो फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड होते हैं बेहतर जॉब की तलाश में, वो जॉब करना शुरू हो जाते हैं. और इनका जो गैप है वाई टू जी, वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है. यानी जब all those willing and able to work have found jobs, only frictional या structural unemployed, कुछ जो ट्रेनिंग ले रहे हैं नई टेक्नोलॉजी पे या फिर बेहतर जॉब की तलाश कर रहे हैं, ये लोग, या किसी और इलाके में ये लोग ज्वाइन नहीं कर रहे. लेबर फोर्स ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर से, इसलिए नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. नेचुरल क्यों? हर मुल्क में हर वक्त कुछ लोग एक जॉब छोड़ के बेहतर जॉब की तलाश में होंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की तलाश में होंगे, तो इस तरह की ऑटोमेटिक है. इसको कम करने के लिए हमारे पास क्या हल है? गवर्नमेंट, सिर्फ ये बोल्ड पॉइंट्स देख लो. वाइडन द गैप बिटवीन लो पे एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स. मिनिमम वेज लॉ कम कर दो या फिर हटा दो. और क्या उसको बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, सॉरी, कम कर दो. टैक्स रेट लोअर इनकम्स पे कम कर दो, लोग घरों से निकल के जॉब पे आ जाएंगे, उनको इंसेंटिव टू वर्क आएगा. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दो, जल्दी अपनी स्किल मैच करवा लेंगे जॉब से. हिस्टेरिसिस, वो डिप्रेशन की मुझे अब काम करना भूल गया है, मेरी वर्क हैबिट्स लूज हो गई हैं, वो खत्म हो जाएगा. लेबर मोबिलिटी इंप्रूव करवा दो. ऑक्यूपेशनल थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग, पेशेवराना ट्रेनिंग, एंड जियोग्राफिकल थ्रू मेकिंग सिमिलर रेंट्स थ्रू आउट द कंट्री, ताकि कोई कराची में जाके जॉब करना चाह रहा है उसको लिविंग कॉस्ट ज़्यादा महसूस ना हो लाहौर से, कोई हैदराबाद में करना चाह रहा है वो वहाँ चला जाए. इस तरह करके लेबर मोबिलिटी इंप्रूव हो. मार्केट फोर्सेस क्या कहती हैं कि मिनिमम वेज लॉ को हटाओ, क्योंकि मिनिमम वेज लॉ फर्म्स की कॉस्ट बढ़ाता है, फर्म्स कम हायर करती हैं और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है. साथ में ट्रेड यूनियन की पावर्स कम होनी चाहिए क्योंकि वो स्ट्राइक्स करती हैं, नेशनल मिनिमम वेज की तरह मिनिमम वेज लगाती हैं फर्म्स के ऊपर, ठीक है. तो कई बार वो वर्कर्स को मजबूर करती हैं कि चंद टास्क ना करो जब तक फर्म वेज ना बढ़ाए. तो उस सब में प्रोडक्टिविटी में कमी आती है और फर्म्स की कॉस्ट बढ़ती है, वो वर्कर्स कम रखती हैं. ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी बाय फर्म्स, फर्म्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकती हैं, पार्ट टाइम जॉब्स ऑफर करें, होम बेस्ड जॉब्स ऑफर करें, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम पे आएँ और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो. आउटरीच प्रोग्राम्स करें, जॉब फेयर्स लगाएं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप्स ऑफर करें बच्चों को, उससे भी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा. जी मेरे बच्चों, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? बाकी हम 7 से ऑनवर्ड कर चुके हैं.
तो हमने तकरीबन, मैंने आपको इन क्लासेस में ये यूनिट अब 4 भी करवा दिया, ये जो पॉलिसीज वाला था। तो इंशाल्लाह ताला आपके सिर्फ और मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो डिमांड फॉर मनी वाला चैप्टर, इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, ये हम कई बार कर चुके हैं। सो आई थिंक वी हैव डन ऑल ऑफ दिस यूनिट। अब कोई क्वेश्चन? ठीक। नहीं देखो बेटे, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, इकोनॉमिक्स बड़ा वाइड सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आपको सब पॉलिसीज के टूल्स कैसे वर्क करती हैं, क्या ग्राफ हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, कंक्लूजन का आइडिया है, तो आप हर तरह का क्वेश्चन हैंडल कर लोगे इंशाल्लाह। माइंड फ्रेश रखिएगा, क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार पढ़िएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, सेक्शन ए में 30-32 मिनट से ऊपर ना लगाएं, उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। 2 बार सेक्शन ए पढ़ें, 5 मिनट में पढ़ा जाता है। 2 बार पढ़ लिया, आपकी नर्व्स थोड़ी काम हो गई। पहले वाले क्वेश्चन तो सिंपली डेफिनेशन के, मैं कॉमन डेफिनेशन बता देता हूँ। अक्सर आती है जी क्वांटिटेटिव ईजिंग, सबको पता है, बता दूं? ओके, जस्ट इन केस बता रहा हूं जी। क्वांटिटेटिव ईजिंग इज व्हेन गवर्नमेंट बायज बैक इट्स बॉन्ड्स फ्रॉम जनरल पब्लिक, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज मनी सप्लाई। Money transfers from government's account to commercial accounts who lend create multiplier effect and as a result money supply increases. गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स हमसे वापस खरीद रही है विद द आइडिया कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी, फिर बैंक्स लेंड करेंगे, मल्टीप्लायर आएगा, इकोनॉमी में एक्सपेंशन आएगी। एक और कॉमन डेफिनेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी, सबको पता है, ये बता दूं? चलें, equity has to do with fairness. It's a normative concept, like all those who are working should be given same wage rate at a certain level. All those on a certain level of income should be paying the same rate of income tax. ठीक है? Equality, on the other hand, is a positive economic statement. It has to do with precise equal treatment, means equal job opportunities वगैरह, no gender discrimination. जी, इक्वालिटी मीन्स एग्जैक्ट सेम ट्रीटमेंट बेटे। हाँ, तो ये तो बताया। नहीं, डिस्क्रिमिनेशन तो मेरे मुंह से निकल गया, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज कहनी चाहिए, ठीक है, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीबडी, ऑल जेंडर्स, एवरीवन। वो एक्विटी बेटे, एक्विटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इक्वालिटी है सबको सेम ट्रीट किया जाए, किसी में डिफरेंस ना किया जाए, डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर कंफ्यूजन है, equity has to do with fairness. It's a normative economics concept. All those on same rate of income, same level of income should pay same rate of tax. Equality has to do with exact same treatment. It's a positive economics concept. In this, everybody should have equal job opportunities irrespective from where they come and from where they hail. समझ आ रही है? ओके जी। इसके अलावा कॉमन डेफिनेशन, जीरो सम गेम एक दफा आई थी और बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, तो बता देता हूँ। जीरो सम गेम इन गेम थ्योरी मींस टोटल बेनिफिट इज फिक्स्ड एंड वन पार्टी ओनली गेन्स व्हेन द अदर लूजेस। इसके अलावा इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की डेफिनेशन आती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल रेफर्स टू when a firm becomes large, it reduces its average cost through bulk buying, through cheaper loans, etc. And diseconomies of scale is when a firm becomes too large and its average cost starts rising due to difficulty in management and coordination. External economies of scale and external diseconomies of scale को भी learn कर लेते हैं. External economies of scale is when an industry becomes large and firm's average cost falls because of trained labor coming to that area, machinery and component firms setting their, training colleges setting their, sub firms की cost कम हो जाती है. And external diseconomies are when industry becomes too large and crowded, तो उसमें सबका माल, वो जो distribution system है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वगैरह, वो सब स्लो हो जाता है, स्किल्ड लेबर की कमी हो जाती है, वो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और ट्रेनिंग फर्म्स आई थी वो अपने वेज, अपनी प्राइस बढ़ा देती हैं, तो फर्म सबकी कॉस्ट बढ़ जाती है, राइट जी। इसके अलावा आपका आ सकता है जीडीपी की डेफिनेशन, या इकोनॉमिक ग्रोथ, दोनों कर लेते हैं।
GDP is the total money value of all goods and services produced in an economy over a year. ठीक है, and economic growth refers to rise in real GDP, real output for a country over a period. ठीक है, it is when real GDP has been rising over the time. Basically formula लिखते हैं real GDP 2 minus real GDP 1 over real GDP 1 into 100. ठीक है जी, ये कुछ कॉमन डेफिनेशंस हैं। एक्सप्लेन के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं आपके सेक्शन ए के अंदर, जिसमें नॉर्मली वो आपको डेटा में से ही कहेगा कि दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन निकालो और एक्सप्लेन करो ये कैसे इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वो इकोनॉमी को या उस मार्केट स्ट्रक्चर को, जैसा भी क्वेश्चन आता है उस पर वो एक्सप्लेन का क्वेश्चन देता है, तो आपने बड़ा केयरफुली वहां से उठाना होगा और अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होगा। फिर इसके अंदर आखिरी जो क्वेश्चन होता है 8 मार्क का, वो सॉरी थर्ड सेकंड लास्ट क्वेश्चन 6 मार्क का, वो अमूमन होता है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम्स बनाओ और उस पर बताओ इकोनॉमी पे इस डेटा के मुताबिक क्या असर है। जैसे हमने यूएस और सऊदी अरेबिया का वो ऑयल वाला किया था, रशिया वाला, उसमें भी ग्राफ बनाने पड़ते हैं और फिर डेटा के मुताबिक हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। 8 मार्क वाला अक्सर आपको या तो टोटली जनरल होगा या डेटा में ही दो साइड्स होंगी और उनको हमें हैंडल करना होगा। वो कहेगा डिस्कस द इंफॉर्मेशन इन द आर्टिकल, आर ओलिगोपोलीज बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर्स, कुछ पॉइंट हाथ में लिखे होंगे उनको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना, कुछ खिलाफ और फिर कंक्लूजन। जी एनी क्वेश्चन को बच्चा पूछना चाह रहा था? एग्जैक्टली जो कल रात हमने की है ये वाली। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन बहुत आता है, हाउ फर्म्स compete, तो उसमें प्राइस एंड नॉन प्राइस कंपटीशन होते हैं। ठीक है, प्राइस कंपटीशन यानी एक फर्म प्राइस कम करेगी, इवन ओलिगोपोली में भी आप लिख सकते हो सेक्शन ए में, और दूसरी कट करेंगी, प्राइस वॉर छिड़ जाएंगी, कंज्यूमर को फायदा होगा, फर्म्स को नुकसान होगा। दूसरे नॉन प्राइस कंपटीशन, एडवर्टाइजमेंट, परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशनल कैंपेन्स, एडिंग फीचर्स टू योर प्रोडक्ट, ठीक है, मर्जर्स एंड टेक ओवर्स, इसके थ्रू वो compete कर रहे होते हैं। राइट जी, तो मैं आपको दिखा दूं, ये जो कल हमने लार्ज फर्म्स वाला किया था, यही प्रॉब्लम्स एंड बेनिफिट्स उसमें आएंगे जो मैंने अभी बात की थी। राइट, एवरीवन क्लियर? एक रैंडम सा, जी जी जी, बेटे प्राइस कंपटीशन, हम्म, बेटे देखो, जब 6 मार्क का होता था तो वो हमेशा किसी न किसी के साथ बी पार्ट में लगा हुआ होता था। अब रिसेंटली नहीं आ रहा, बिकॉज सारी बात है, इस पे 20 का क्वेश्चन जरा मुश्किल है। मैं कहूंगा फिर भी जल्दी से इसको आंसर को देख लो और लोनेबल फंड्स थ्योरी को एक बार देख लो, ताकि जस्ट इन केस आए तो आपका बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वरना अगेन आई विल गो बैक टू माय स्टेटमेंट व्हिच आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम डे 1, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट 7 से 10 में इंशाल्लाह ताला आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है। लेकिन जस्ट इन केस उस क्वेश्चन पे फुल ग्रिप नहीं हो रही, तो ये सब्सिडरी टॉपिक्स को देखना एक सेफ आपके लिए बन जाता है। ठीक है ना बेटे, आई आई पर्सनली थिंक कंफर्म है। कामरान साहब कह रहे हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर का ज़्यादा चांस है, वो भी आपका बहुत अच्छा है। जिन बच्चों का वो वीक है ठीक कर लो, लेकिन मैं अभी भी फील कर रहा हूँ कि एफिशिएंसी नंबर 1 पे है, लेबर मार्केट नंबर 2 पे और कंज्यूमर बिहेवियर नंबर 3 पे है। मार्केट स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन आएगा और एक इन तीनों में से किसी में से आएगा, मेनली एफिशिएंसी में से आने का चांस है। क्योंकि आई हैव येट टू सी अ पेपर विदाउट एफिशिएंसी, उसमें भी आधा पार्ट एफिशिएंसी का था पुराने पेपर में। आज तक इकोनॉमिक्स का पेपर P4 नहीं बना एफिशिएंसी के क्वेश्चन के बगैर, तो आई एम होपिंग कि बाय दिस ईयर विल बी डिफरेंट। इंशाल्लाह कल आपको वो मिलेगा, बाकी अल्लाह के हाथ में। आई एम जस्ट जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है? वरना मैं एक रैंडम डेटा रिस्पॉन्स पे पिक करके आपको करवा दूं, जैसे कहते हो, या बस कर दें? इफ यू गाइस आर फीलिंग कि भाई काफी हो गया, हम खुद कर सकते हैं, तो आई कैन क्लोज द क्लास, नो वरीज। काफी हो गया है जी, बाकी सबका भी यही व्यू है? अगर ऐसे ही तो खामोश रहिएगा। वेलकम। ऐसे ना करो, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आपने खुद बहुत मेहनत की थी। सो गाइस, शुड आई स्टॉप द मीटिंग? डोंट से, बंद कर दें, चले, दैट्स